वेलकम क्लास 11। कल हम लोग फार्मूला राइटिंग सीख रहे थे। उसी क्रम में हम कुछ होमवर्क आपको दिए थे बनाने के लिए, तो उस होमवर्क पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो मैंने दिया था आपको वो था अमोनियम फॉस्फेट। अमोनियम का रेडिकल का सूत्र होता है NH4+ एंड फॉस्फेट का सूत्र होता है PO4 3-। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आपको रेडिकल्स याद करने होंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने कल कहा था कि जितना चार्ज होता है रेडिकल पर उतना है उसकी संयोजकता होती है, वैलेंसी होती है। तो इस पर 1 चार्ज है +1 तो 1 संयोजकता, इस पर 3 है तो 3 संयोजकता। इंटरचेंज करेंगे तो सूत्र बनेगा NH4। चूँकि मोर देन 1 एटम है NH4, इसलिए इसको ब्रैकेट में रख करके तब 3 लिखेंगे, और PO4 ज्यों का त्यों लिखाएगा, अमोनियम फॉस्फेट। इसके बाद आगे हम देखते हैं, दूसरा है सोडियम सल्फेट। सोडियम का सूत्र है Na+ और सल्फेट का है SO4 2-। यहाँ पर वैलेंसी 1 हो जाएगा, यहाँ पर वैलेंसी 2 हो जाएगा। इंटरचेंज करेंगे वैलेंसी को तो क्या मिलेगा सूत्र हमारे पास Na2। चूँकि एक ही एटम है इसलिए ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं है, Na2SO4। यहाँ एक से अधिक एटम था इसलिए हमने ब्रैकेट के बाद 3 लिखा, होल थ्राइस। तो इसको हम पढ़ेंगे NH4 होल थ्राइस PO4, इसको पढ़ेंगे Na2SO4। नाउ अगला है जिंक नाइट्रेट। तो जिंक का होता है Zn2+ और नाइट्रेट का होता है NO3-। इसका हो गया 2 संयोजकता, इसका 1। इंटरचेंज करेंगे सूत्र क्या बनेगा, तो बन जाएगा Zn, एक है Zn तो Zn, और NO3 एक से अधिक एटम है इसलिए ब्रैकेट में जाएगा NO3 होल ट्वाइस। सो Zn NO3 होल ट्वाइस। नाउ कमिंग टू स्टैनिक क्लोराइड। स्टैनिक इक है तो टीन का बड़ा वाला वैलेंसी होगा। टीन के 2 वैलेंसी होते हैं, +2 और +4 चार्ज होता है। तो यहाँ +4 वाला यानी कि SN4+। स्टैनिक का सूत्र होगा, और क्लोराइड का होता है Cl-, जैसा कि हमने 17 ग्रुप में पढ़ा था पिछले क्लास में। तो यहाँ पर इसका संयोजकता 4 है, इसका 1। इंटरचेंज करेंगे, क्या सूत्र बन जाएगा SN1, और Cl एक ही एटम है इसलिए ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, तो Cl4 SnCl4। तो ये था हमारे कल का होमवर्क। एक और इसमें होमवर्क मैंने दिया था, उसे भी आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला सूत्र था कैल्शियम एल्यूमिनेट का। कैल्शियम एल्यूमिनेट तो 8 लगा हुआ है तो नेगेटिव रेडिकल है, तो कैल्शियम का +2 Ca+2, एल्यूमिनेट का AlO2-। माफ कीजिएगा, मैंने आपको कल के क्लास में मेटल्स के नेगेटिव रेडिकल नहीं बताए थे। पिछला क्लास में बहुत पहले हमने बताया था कि पॉजिटिव रेडिकल धातु के बनते हैं और नेगेटिव रेडिकल अधातु के। पॉजिटिव रेडिकल वाले में मैंने आपको अपवाद बताया था, कुछ अधातु भी थे जो पॉजिटिव रेडिकल बनाते थे। ठीक उसी प्रकार नेगेटिव रेडिकल में भी कुछ अपवाद हैं। जनरली नेगेटिव रेडिकल बनाते हैं अधातु या नॉन मेटल, लेकिन कुछ ऐसे मेटल भी हैं जो नेगेटिव रेडिकल बनाते हैं। इधर हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम जो नेगेटिव रेडिकल बनाता है वह है AlO2-। इसको हम लोग एल्यूमिनेट कहते हैं। इसके अलावा टीन भी बनाता है, इसका रेडिकल है SnO3-2-। इसको अस्टैनेट कहा जाता है। इसके बाद जिंक भी बनाता है नेगेटिव रेडिकल, नाम है ZnO2-2-। इसको हम कहते हैं जिंकेट। इसी प्रकार मैंगनीज भी नेगेटिव रेडिकल बनाता है। 2 रेडिकल बनाएगा, MnO4-2- और MnO4-। MnO4-2- बाईवैलेंट वाले को हम कह देंगे, या डाईवैलेंट वाले को कहेंगे मैंगनेट। मैंगनेट। और इसको कहेंगे मोनोवैलेंट वाले को परमैंगनेट। इसके अलावा एक और है क्रोमियम। क्रोमियम भी नेगेटिव रेडिकल बनाएगा। इसका पहला रेडिकल है CrO4-2- और दूसरा है Cr2O7-2-। इसको हम कहते हैं क्रोमेट।
CrO4 को क्रोमेट और Cr2S72 को कहते हैं डाइक्रोमेट। तो इसमें जो आपको रेडिकल है एल्यूमिनेट, ये वाला। कैल्शियम का सूत्र हो गया, कैल्शियम रेडिकल का सूत्र हो गया Ca2+ और एल्यूमिनेट का हो गया LO2-। देख पा रहे हैं, 2 चार्ज है तो 2 इसका हो जाएगा संयोजकता, इसका 1 है तो संयोजकता 1 होगा। तो सूत्र की जब हम बात करें, कैल्शियम एगो और एल्यूमिनेट 2 गो, तो AlO2, चूंकि 1 से अधिक आइटम है इसलिए ब्रैकेट में Hall2S। ये सूत्र हो गया कैल्शियम एल्यूमिनेट का। तो आप धातु के नेगेटिव रेडिकल्स को भी नोट डाउन कर लेंगे। These are the negative radicals of metals। ये मेटल्स के नेगेटिव रेडिकल है। जनरली समान तौर पे धातु में नेगेटिव रेडिकल नहीं बनाता, लेकिन ये कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद हैं जो नेगेटिव रेडिकल्स का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, अर्थात पदार्थ के गुणों पे। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि पदार्थ के गुण पहले भी मैंने एक बार आपको बताया था, इस बार फिर मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसको कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर के जो गुण होते हैं, पदार्थ के गुण, मुख्य रूप से 2 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। 2 प्रकार के गुण पदार्थ के पाए जाएंगे। एक है फिजिकल अर्थात भौतिक गुण, और दूसरा है केमिकल अर्थात रासायनिक गुण। अगर दोनों में अंतर की बात करें तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस दोनों में यह है कि फिजिकल प्रॉपर्टी, अगर पदार्थ का फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करना है, पदार्थ का फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करना है, तो पदार्थ का कंपोजिशन और पदार्थ का जो आइडेंटिटी है वो बदलेगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी रिक्वायर्स नो चेंज इन composition and identity of matter। यानी जिस मैटर का फिजिकल स्टेट आप स्टडी कर रहे हैं, उस मैटर का कंपोजिशन और आइडेंटिटी को बदलने की ज़रूरत नहीं होगी यदि आप फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी में बिल्कुल आवश्यक होगा कि आप कंपोजिशन और आइडेंटिटी बदले, तभी आपको पता चल पाएगा कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो स्टडी रिक्वायर्स चेंज इन कंपोजिशन एंड आइडेंटिटी ऑफ मैटर। जब आप केमिकल प्रॉपर्टी पदार्थ का स्टडी करोगे आप, तो इसमें पदार्थ का जो संरचना है, कंपोजिशन है और उसकी जो पहचान है, ये दोनों बदल जाएगी। तो सिंपल सा दूसरा लॉजिक, दूसरा जो डिफरेंस, पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो ये है कि चूंकि हमें यहाँ कंपोजिशन या आइडेंटिटी नहीं बदलना, मतलब यहाँ कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा स्टडी करते समय, इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार का कोई केमिकल चेंज इन्वॉल्व नहीं होगा। सो दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो सकता है नो एनी केमिकल चेंज is required for their measurement और observation। measurement और observation। तो इस तरह से देखा जाए, अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के मेजरमेंट, मापने की बात की जाए या उसको ऑब्जर्व करने की बात की जाए, तो इस दौरान किसी प्रकार का केमिकल चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा होगा, अर्थात केमिकल चेंज ज़रूरी होगा।
केमिकल चेंज is required for their measurement and observation. सो केमिकल चेंज को स्टडी करने के लिए या उसको मेजर करने के लिए, मापने के लिए या उनको ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए, अवलोकन करने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी? केमिकल चेंज की जरूरत पड़ेगी। अर्थात इस प्रक्रिया के दौरान कुछ न कुछ केमिकल चेंजेस होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या हो जाएगा? कलर यानी पदार्थ का रंग, ऑर्डर यानी उसका गंध या स्मेल, इसके बाद फिर तीसरा बात करें तो हो सकता है उसका डेंसिटी, वॉल्यूम, लेंथ, एरिया एटसेट्रा। ये सब जो है फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसके स्टडी करने में केमिकल चेंजेस की कोई ज़रूरत नहीं है। अर्थात पदार्थ के कंपोजिशन और आइडेंटिटी की बदलने की ज़रूरत नहीं है। मेन पॉइंट आप याद रखेंगे, कंपोजिशन और आइडेंटिटी नहीं बदलेगा, केमिकल चेंज नहीं होगा, नो एनी केमिकल चेंज होगा। और एग्जाम्पल ठीक उसी प्रकार इधर स्टडी जो है उसमें चेंज इन फिजिकल कंपोजिशन आइडेंटिटी होगा, केमिकल चेंज इज रिक्वायर्ड। और इसका एग्जाम्पल बात कर लें तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? मुख्य रूप से देखा जाए तो कंपोजिशन ही आ जाएगा। किसी पदार्थ का कंपोजिशन चेक करना है तो आपको हर कंपोजिशन के लिए अलग अलग टेस्ट करने पड़ेंगे, एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, और उस एक्सपेरिमेंट के कारण क्या होगा? पदार्थ का जो आइडेंटिटी हो बदलेगा। इसी प्रकार रिएक्टिविटी चेक करना है, कोई पदार्थ एसिड के प्रति रिएक्टिव है कि नहीं तो एसिड से रिएक्शन करवा कर देखेंगे, बेस के प्रति रिएक्टिव है कि नहीं तो बेस से रिएक्शन करके दिखाएंगे। इसी प्रकार अगर वाटर से देखना है कि रिएक्टिव है कि नहीं, वाटर से रिएक्शन करता है कि नहीं तो वाटर से रिएक्शन करके दिखाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा? जब भी रिएक्शन कराएंगे तो केमिकल चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ एक और प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, कंपोजिशन हो गया, रिएक्टिविटी हो गया, कंबस्टिबिलिटी। कंबस्टिबिलिटी का मतलब है दहनशीलता, अर्थात कोई वस्तु जल सकती है या नहीं जल सकती है। तो डेफिनेटली उसको हम जला करके देखेंगे और जब भी जलाएंगे तो कंबशन होगा, और कंबशन एक प्रकार का केमिकल चेंज है क्योंकि इसमें कोई नया पदार्थ बनेगा। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में स्टडी करने में या उसके मेजर करने में या ऑब्जर्वेशन करने में कोई कंपोजिशन या आइडेंटिटी में पदार्थ का परिवर्तन नहीं होगा या किसी प्रकार के केमिकल चेंजेस की आवश्यकता नहीं होगी। जबकि केमिकल चेंजेस में स्टडी के लिए क्या होगा? कंपोजिशन और आइडेंटिटी चेंज करना होगा और केमिकल चेंज भी करना होगा ताकि हम उसे मेजर और ऑब्जर्व कर सकें। वैसे देखा जाए तो हम फिजिकल और केमिकल दोनों पदार्थ के दोनों प्रकार के गुणों का मेजरमेंट करते हैं, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो या केमिकल। लेकिन यहाँ जो रेफरेंस है हमारे चैप्टर में वो फिजिकल प्रॉपर्टी के मेजरमेंट को पढ़ना है। तो हम यहाँ बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे कि मेजरमेंट क्या होता है। व्हाट इज मेजरमेंट? तो मेजरमेंट में 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। मेजरमेंट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स यानी मापने के किसी पदार्थ को या किसी भी भौतिक गुण को या किसी भी गुण को मापने के 3 चरण होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप जो है वो है डिफाइनिंग यूनिट्स। डिफाइनिंग यूनिट्स, एक बार जब हम यूनिट्स को डिफाइन कर लेते हैं, यूनिट्स मतलब कि किस चीज़ में मापा जाए, ठीक है, जिस चीज़ में किस चीज़ में किसी पदार्थ किसी प्रॉपर्टी को मापने का क्या यूनिट होगा, तो यूनिट डिफाइन करना। और एक बार जब यूनिट डिफाइन कर लिए तो दूसरा काम रह जाता है कंपेयर करना। कंपेयर या कंपैरिजन विथ डिफाइंड यूनिट। जो आपने यूनिट डिफाइन किया उससे तुलना करना होता है दिए हुए प्रॉपर्टीज को। और तीसरी जो स्टेप होती है रिकॉर्डिंग रीडिंग्स, रीडिंग को रिकॉर्ड करना। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ अ गिवन फिजिकल प्रॉपर्टी और क्वांटिटी
with defined units, with defined standard units, and finally recording readings of the measurement. So मुख्य रूप से देखा जाए तो measurement is the process of comparison. So you can say that measurement is the process of, so here measurement is the process of comparing a physical quantity Measurement is the process of comparing a physical quantity with its a standard defined unit and then recording its measurement readings. Measured रीडिंग यानी मेजरमेंट का मतलब होता है कि पहले तो हम क्या करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी का जो दिया हुआ है उसको स्टैंडर्ड डिफाइंड यूनिट से कंपेयर करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो जो मेजर्ड रीडिंग होगा उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। ये दो स्टेप्स आते हैं मुख्य रूप से मेजर करने में। और डिफाइनिंग यूनिट्स यूनिवर्सल प्रोसेस है जो मेजरमेंट से पहले किया जाता है और ये सर्वसहमति से वर्ल्ड लेवल पे किया जाता है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस स्टेप्स बाय एग्जाम्पल। इन तीनों स्टेप्स को हम एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया जाए कि हमारे पास ये लंबाई है, दिस इज द लेंथ, और इस लेंथ एक प्रकार का फिजिकल प्रॉपर्टी है, लेंथ ऑफ लाइन। इस लेंथ ऑफ लाइन को हमें मेजर करना है, मापना है, ओके। और मान लिया जाए कि हम लोग सर्वसहमति से डिफाइन करते हैं कि ये जो मार्कर का जो लेंथ है, मार्कर्स लेंथ, ये जो वन मार्कर का लेंथ है वो 1 मीटर है। दिस इज डिफाइंड यूनिट, सो मार्कर लेंथ इज कंसिडर्ड एज 1 मीटर। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन प्रायर टू द मेजरमेंट। मेजरमेंट करने से पहले, यानी कि मेजरमेंट की प्रक्रिया फॉलो करने से पहले हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं यूनिट्स को। जैसे लेंथ माप रहे हैं तो लेंथ का क्या यूनिट होगा और उसकी परिभाषा क्या होगी। तो लेंथ को के लिए अगर सर्वसम्मति से माना गया कि मीटर यूनिट होगा, तो अब सवाल उठता है कि 1 मीटर कितना होगा। तो इसके लिए सर्वसम्मति से बैठ करके विचार किया गया कि ये जो मार्कर की, मान लिया जाए विचार किया गया कि ये जो मार्कर की लेंथ है, लंबाई है, वो 1 मीटर है विदाउट कैप। कैप हटाने पर ये जो मार्कर की लंबाई है 1 मीटर है। मान लिया जाए स्टैंडर्ड यूनिट डिफाइन किया गया। आगे बात करेंगे कि स्टैंडर्ड यूनिट कैसे डिफाइन किया गया, कितना, क्या, कौन कौन सा यूनिट्स है स्टैंडर्ड और कैसे उसको डिफाइन किया गया, उस पर बात करेंगे हम लोग। लेकिन फिलहाल एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि मार्कर्स का जो लेंथ है 1 मीटर है। सो नाउ दिस 1 मीटर शुड बी कंपेयर्ड विद द गिवन फिजिकल लेंथ। सो लेट अस कंपेयर फ्रॉम दिस साइड। दिस इज 1 मीटर, दिस इज 2 मीटर, दिस इज 3 meter and half. So 3 and half, 1 meter, 2 meter, 3 meter and half meter. So 1 meter, 2 meter, 3 meter and half meter. So I have compared, the process of comparison is over because I have compared this length with the length of the marker, which is 1 meter. 1 meter, again 1 meter, again 1 meter, and this is half meter. So 1 meter repeats in 3.5 times. यानी कि 1 मीटर लेंथ जो इसमें रिपीट हुआ वो 3 बार रिपीट हुआ और आधा बार रिपीट हुआ।
तो 3.5 रिपीटिशन ऑफ मीटर। सो दिस स्टैंडर्ड यूनिट रिपीटेड 3.5 टाइम्स इन दिस लेंथ। कह सकते हैं कि ये जो 1 मीटर का जो स्टैंडर्ड यूनिट था वो इस लंबाई में 3.5 बार रिपीट किया। इसीलिए जब हम रीडिंग लिखेंगे यानी रिकॉर्डिंग मेजर्ड रीडिंग, तो मेजर्ड रीडिंग के 2 पार्ट होते हैं। रीडिंग हैज 2 पार्ट्स, नंबर एंड यूनिट, नंबर एंड यूनिट, या यू कैन से दैट नंबरिकल पार्ट एंड यूनिट। तो नंबरिकल पार्ट हो गया 3.5 एंड यूनिट किस यूनिट में हमने मेजर किया है, मीटर में, तो इतना मीटर। सो द लेंथ ऑफ दिस लाइन विल बी 3.5 मीटर एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ टेकन एज 1 मीटर इक्वल टू मार्कर्स लेंथ। इस मार्कर की लंबाई का 1 मीटर अगर हम स्टैंडर्ड मान लें तो इस लाइन की लंबाई जो है वो 3.5 मीटर हो जाएगी इस मार्कर से कंपैरिजन करने पर। लेकिन अब याद रखिए अगर हम यूनिट चेंज करेंगे तो ये भी चेंज कर जाएगा, नंबरिकल पार्ट भी चेंज करेगा। सो द यूनिट एंड नंबरिकल पार्ट बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। व्हेनेवर यू डू द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट यू मस्ट डिफाइन क्लियरली यूनिट। जब कभी भी आप मेजरमेंट करते हैं तो आपको यूनिट सबसे पहले डिफाइन करना होगा, क्योंकि जिस यूनिट डिफाइंड यूनिट पर नंबरिकल पार्ट जो मेजर्ड रीडिंग होगा उसका नंबरिकल पार्ट निर्भर करेगा। और याद रखिए इस नंबरिकल पार्ट को हम मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं, और मीटर यहां हो गया यूनिट। So every measured reading has 2 parts. One is numerical part which is known as magnitude and other is unit, a standard unit, defined unit. So every reading is consist of magnitude and unit. So what is magnitude? So magnitude is the numerical part. What it refers to? ये नंबरिकल पार्ट क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है कि स्टैंडर्ड यूनिट जो है इस क्वांटिटी में कितनी बार रिपीट हुआ है। सो मैग्नीट्यूड कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम्स यूनिट रिपीट्स इन द फिजिकल क्वांटिटी। सो मैग्नीट्यूड मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ टाइम्स डिफाइंड a standard unit, defined a standard unit repeated in the physical quantity. फिजिकल क्वांटिटी, इसका मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब है कि फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ जो लंबाई है, हमारे यहाँ फिजिकल क्वांटिटी हम क्या लिया, लंबाई लिया है, तो इस लंबाई में फिजिकल क्वांटिटी में ये जो स्टैंडर्ड यूनिट हमने मीटर लिया, मार्कर की लंबाई वो कितनी बार रिपीट किया, जितनी बार रिपीट किया उतना उसका मैग्नीट्यूड होगा। यहाँ 3.5 बार रिपीट हुआ इसलिए मैग्नीट्यूड 3.5 हुआ। 4 बार रिपीट करता तो मैग्नीट्यूड 4 होता, 10 बार रिपीट करता तो मैग्नीट्यूड 10 होता, और चूंकि इसे हमने 1 मीटर माना है तो यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। So next discussion will be on the unit. So पिछले स्लाइड में हमने मैग्नीट्यूड का परिभाषा देखा, वहाँ थोड़ा स्पष्ट नहीं था इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। नंबर ऑफ टाइम्स अ स्टैंडर्ड डिफाइंड यूनिट रिपीट्स इन अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। एक दिए हुए फिजिकल क्वांटिटी में जो स्टैंडर्ड यूनिट है जितनी बार रिपीट करेगा उसको हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं, और मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबरिकल पार्ट ऑफ द रीडिंग। तो ये क्या होता है, नंबरिकल पार्ट ऑफ रीडिंग। दिस इज द नंबरिकल पार्ट ऑफ रीडिंग। नाउ कमिंग टू यूनिट। सो यूनिट क्या होता है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम उसी फिजिकल क्वांटिटी के खास वैल्यू को 1 मान लेते हैं। जैसे मान लिया जाए हमें लंबाई मेजर करना है, लेंथ इज टू बी मेजर्ड, तो हम क्या करेंगे, एक छोटे से लंबाई को हम 1 मीटर मान लेंगे। सो लेंथ को मेजर करने के लिए लेंथ के भाग एक खास लंबाई को हमें क्या मानना होगा, 1 मीटर मानना होगा। इसी प्रकार अगर हमें वजन मापना हो, वेट, तो वेट मापने के लिए हम क्या करते हैं, एक खास वेट ले लेंगे। जैसे कि इस केस में लिया गया है प्लेटिनम इरेडियम का सिलेंडर लिया गया है,
और उस सिलेंडर का वजन एक खास डायमेंशन का है, उसका वजन 1 kg ले लिया गया। यानी वेट को मेजर करने के लिए वेट को स्टैंडर्ड मानेंगे, जिस एक खास वेट को हम 1 kg मान लेंगे। लंबाई को मेजर करने के लिए एक खास लंबाई को 1 मीटर मान लेंगे। इसी प्रकार समय को मेजर करने के लिए क्या करेंगे, एक खास अवधि या टाइम को हम 1 सेकेंड मान लेंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि जिस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना होता है उसी फिजिकल क्वांटिटी के एक छोटे से हिस्से को हम यूनिट या एक मान लेते हैं और उसी को हम यूनिट कहते हैं। सो यूनिट कैन बी डिफाइंड एज द amount of, you can say it a standard amount of any physical quantity to be measured, जिसको मापना है, which is taken as 1, जिसे हम 1 ले लेते हैं, which is taken as 1 और यूनिट। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के एक खास मात्रा को जिसको हमको मापना है उसकी एक खास मात्रा को हम 1 मान लेते हैं, इसी को हम यूनिट कहते हैं। आगे हम लोग यूनिट और यूनिट के टाइप्स और डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में हम बात करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले हम लोग मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी उस पर विचार कर लेते हैं। तो नीड फॉर मेजरमेंट, तो सबसे पहली बात यह है कि मेजरमेंट के बिना फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किए हम किसी भी पदार्थ के बिहेवियर को इंटरप्रेट नहीं कर सकते, किसी भी पदार्थ को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो इट इज रिक्वायर्ड फॉर डिस्क्रिप्शन, इंटरप्रिटेशन and prediction of behavior of the substance. So measurement is required for description, interpretation and prediction of behavior of the substance. पदार्थ को व्याख्या करने, पदार्थ का वर्णन करने के लिए, उसको समझने के लिए और उसके व्यवहार यानी उसके व्यवहार को समझने के लिए या उसमें अनुमान लगाने के लिए हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। और इसके लिए हमें ज़रूरी हो जाता है कि हम एक्सपेरिमेंटेशन करें, एक्यूरेट मेजरमेंट करें। दूसरी बात यह है कि बिना मेजरमेंट किए हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। सो मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज, वैसा प्रॉपर्टीज जो क्वांटिटेटिव नेचर के होते हैं उन्हें ही फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। और चूंकि ये क्वांटिटेटिव नेचर के हैं इसलिए इनको माप भी सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। सो फिजिकल क्वांटिटी आर क्वांटिटेटिव इन नेचर और दे आर क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज दैट कैन बी मेजर्ड। सो मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज इज रिक्वायर्ड फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। सो दो बातें महत्वपूर्ण है मेजरमेंट के बारे में। मेजरमेंट की आवश्यकता इसलिए हमें पड़ती है क्योंकि हमें पदार्थ को डिस्क्राइब करना है, उसे इंटरप्रेट करना है और उसके बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना है। दूसरी खास बात यह है कि जब तक हम क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज़ को मापेंगे नहीं, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी जैसे कि लंबाई हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, इनको मापा जा सकता है और इनका वैल्यू जो है, इनका जो माप करके नंबर के रूप में इनको एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो इसीलिए इनको हम कहते हैं मेजरेबल क्वांटिटीज़, और जितने भी मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी या क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज इज रिक्वायर्ड फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। साइंस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए, खोज करने के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाए। तो अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे, सिस्टम्स की बात करेंगे और आगे चल के हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट की बात करेंगे
और क्या क्या कैसे कैसे इंटरनेशनल सिस्टम बना उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, आपके जानकारी में वृद्धि कर रहा हो, इजाफा कर रहा हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।